तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत बार आप लोग इस बात की गुजारिश कर चुके हो कि हम आपको कभी इटालियन माफिया, मैक्सिकन माफिया, कोलंबियन माफिया की या अमेरिकन माफिया की कहानी सुनाएं। शायद आपसे बहुत सारे लोगों की तमन्ना आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज के दिन अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ताज़ी खबर, पुरानी नहीं। आज के दिन का दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, जिसका नाम है इस्माइल जम्बाडा, निकनेम है इसका एल मायो। ये आज के दिन में मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी ड्रग सप्लाई करता है। और अमेरिकन एजेंसीज के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है और सबसे अमीर भी। इस आदमी के अपने हवाई जहाज़, अपनी प्राइवेट आर्मी, अपने हथियार, अपने हेलीकॉप्टर, अपना बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला, अंडरग्राउंड शेल्टर होम्स, बहुत बड़ी सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्रीज, जहाँ पे ओपियम को, अफीम को प्योरीफाई करके, पहले तो हीरोइन को कहा जाता था सबसे पोटेंट ड्रग है, लेकिन उसके ऊपर की ड्रग जो इन लोगों ने, मैक्सिकन माफिया ने बनाई, उसका नाम रखा फेंटानिल। वो आज के दिन में बहुत ही महंगी और बहुत ही हाई पोटेंसी ड्रग है और उसका सबसे ज़्यादा सेवन अमेरिका में होता। पिछले 5-6 साल में अमेरिका में 17 साल से लेकर 45 साल की उम्र के ज़्यादातर मरने वाले लोग इसी ड्रग के सेवन की वजह से मरे। और इसीलिए शायद अमेरिकन अथॉरिटीज 10 साल पहले इसका चलन शुरू हुआ था। अब इसके पकड़े जाने की या पकड़ाए जाने की पूरी कहानी के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये इस्माइल जम्बाडा अलियास एल मायो, ये मैक्सिको के नॉर्थ की जो प्रोविंस है सिनालाओ, उसका रहने वाला है और इनकी कार्टेल का नाम है सिनालाओ कार्टेल, क्योंकि इनके राज्य का नाम यही है। ऐसी बहुत सारी कार्टेल्स मैक्सिको में काम करती हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा छोटी है। उसका एक कारण भी है। सिनालाओ जो है ये नॉर्थ मैक्सिको में पड़ती है और उसके आगे अमेरिका का बॉर्डर है। अमेरिका के सबसे नज़दीक यही प्रोविंस लगती। बाकी जो स्टेट्स हैं, साउथ के राज्य जो हैं मैक्सिको के या ईस्ट के या वेस्ट के, सेंट्रल, उनको अपनी ड्रग प्रोड्यूस करके सैकड़ों मीलों का सफ़र करके नॉर्थ में लाना पड़ता है, जहाँ पर उनको जगह जगह पर पुलिस के, आर्मी के, एंटी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज की हाजिरी या उनसे पकड़े जाने के डर से निपटना पड़ता। इन सब एजेंसीज को खुश करके अपनी ड्रग अमेरिकन बॉर्डर तक लाने में उनका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा लग जाता। फिर जब आपकी सेल या आपका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन ये बेनिफिट एल मायो गैंग के पास था। अब कौन है ये एल मायो? 70 साल उसकी उम्र है, जम्बाडा जिसको कहते हैं। ये आदमी असल में पार्टनर है दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर अल चैपो का, जिसको 2017 में मैक्सिको सरकार ने बड़ी मुश्किल से आर्मी की मदद से पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था। कहा तो ये भी जाता है
कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस भी एल चैपो को पकड़ने के उस ऑपरेशन में शामिल थी, लेकिन ऐसी बातें कभी खुल के सामने बाहर आती नहीं। तो 2017 में अल चैपो को अमेरिका ले जाया जाता है, उसके ऊपर केस चलता है, बड़ी लंबी सज़ा उसको होती है और वो आज तक हाई सिक्योरिटी जेल में है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसके बाद उसकी पत्नी को पकड़ा गया, उसके एक बेटे को पकड़ा गया, उसके बहुत सारे साथियों को पकड़ा गया, अमेरिका में जो उसका नेटवर्क था उसके लोगों को पकड़ा गया। कहीं ना कहीं अमेरिका की एजेंसीज को लगा कि अल चैपो के पकड़े जाने के बाद, क्रैकडाउन के बाद, शायद अमेरिका में वो खतरनाक ड्रग फेंटानिल आनी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसका पार्टनर जो उसके भाई जैसा था, सालों से साथ में काम कर रहे थे, एल मायो, वो अभी मैक्सिको में ही था। अब दोस्तों, इन लोगों के बड़े जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, नदियाँ नाले हैं, बहुत गहरी आबादी नहीं है, लेकिन दूर दूर गांव हैं, हेमलेट्स हैं, तो वो अजीब सा टैरन है। जैसा हमारे देश में जो नक्सलाइट्स जिस किस्म के टैरन का प्रयोग करते हैं छत्तीसगढ़ में और आंध्रा में, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में, जंगल एरिया, पहाड़ी एरिया, इस किस्म का, जहाँ थोड़े की एजेंसी पहुँच नहीं सकती, जब पहुँचते भी हैं तो बहुत समय लगता है और तब तक वो अपना हाइड आउट चेंज करके कहीं और पहुँच जाते हैं। और कई इलाके तो ऐसे होते हैं जहाँ पे सैटेलाइट पिक्चर लेना भी मुश्किल होता है। द ट्री कवर इज सो डेंस, इतना गहरा होता है कि वो नीचे दिखाई नहीं देता कुछ, खाली लोकल लोगों को ही उस रास्ते मालूम होते हैं। बाहर का आदमी तो भूल भुलैया के चक्कर में आ जाए अगर चला जाए तो। एक एडवांटेज है नॉर्थ के लोगों को रहती है हर देश में। हमारे देश में भी आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, उत्तराखंड हुआ या हिमाचल हुआ, कश्मीर हुआ, ये नॉर्थ में पहाड़ी इलाका, ये बहुत गहरे जंगल और बड़ा अजीब टैरन, आवाजाही के साधन कम, कम्युनिकेशन के साधन कम, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसी किस्म का मैक्सिको नॉर्थ के सिनालाओ एरिया का है। अब 2017 तक एल चैपो और एल मायो ये दोनों मिलके काम करते थे। जो ऑपरेशन था दोनों का साझा था, पार्टनर थे। अगर एल चैपो पकड़ा गया तो एल मायो क्यों नहीं पकड़ा गया, इस बात की चर्चा मैक्सिको के ड्रग कार्टेल के अंडरवर्ल्ड में हुई। ये अफवाहें कहो या कुछ उनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स कहें या उनकी इन्फॉर्मेशन कहो, कि उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एल मायो ने ही अपने पार्टनर का पता ठिकाना बता के उसको रद्द करवा दिया ताकि पूरा बिजनेस वो संभाल सके। कोई डील उसने मैक्सिकन सरकार से कर ली। उसके पहले एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सिनालाओ में हुआ था, जिसमें आर्मी गई थी, कई दिनों की लड़ाई चली, दर्जनों लोग मारे गए, सिविलियन भी, ड्रग लॉर्ड के आदमी भी, पुलिस वाले भी, काफ़ी खून खराबा हुआ। लेकिन इनके पास पैसे की पावर इतनी होती है, क्योंकि ड्रग का धंधा अकेला ऐसा धंधा है जिसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि वो और किसी भी धंधे में नहीं, डायमंड में नहीं, गोल्ड में नहीं, प्लेटिनम में नहीं, चांदी में नहीं, किसी में नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नहीं है जितना है। 1 रुपए की चीज़ कहीं दूसरे कंट्री में जाके 1000 की भी बिक जाती है। इतना बड़ा प्रॉफिट आप बताइए कहाँ होगा।
तो इनके पास उससे जो पैसा आता है उससे ये लोग पॉलिटिशियंस को खरीदते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को खरीदते हैं, पुलिस को खरीदते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को खरीदते हैं, एंटी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज को खरीदते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खरीदते हैं, अपने आसपास रहने वाले गांव वाले ट्राइबल दूसरे उनको खरीदते हैं। और जब सबको घर बैठे आराम से पैसा मिल रहा है तो कौन चाहेगा कि ये धंधा बंद हो। इसीलिए कहते हैं कि 2 नंबर का काम कभी भी सरकारी मिली भुगत के बिना नहीं चल सकता या सरवाइव नहीं कर सकता। तो इनका धंधा भी इसी तरह फ्लरिश करता रहा। कहा जाता है कि मैक्सिको में पिछली इलेक्शन जो हुई थी उसमें एल मायो एल चैपो गैंग जो उसके पकड़े जाने के बाद उसके बेटे एल मायो के साथ बराबर की कुर्सी पे बैठते थे, जिनमें एक का नाम जोकिम गोम्स है, एल मायो का नाम जोकिम गजमन है, बेटे का नाम गोम्स है, गोम्स जोकिम गजमन। अल चैपो के बेटे 4 बेटे हैं उसके, जिनमें से एक ऑलरेडी अमेरिका में 2 साल पहले पकड़ा गया, 2 कुछ और करते हैं, और तीसरा ये जो है सबसे खतरनाक माना जाता है 40 साल की उम्र, जिसका नाम जोकिम गोम्स है। गोम्स इसने अपना निकनेम अभी नहीं रखा क्योंकि उसको सॉन एल चैपो कह देते हैं कि अल चैपो का बेटा, सन जैसे हम कहते हैं, इस किस्म से उसका निकनेम पड़ा हुआ है अल चैपो का बेटा। वो आदमी ये गोम्स है। अब पिछले 5 सालों से 2017 से 7 सालों में 2024 तक ये आदमी अंदर खाते ऐसे काम करता है जिससे वो एल मायो जब्बाडा उसकी गुड बुक्स में बना रहे, उसको शक नहीं हो कि वो उसके कोई खिलाफ काम कर रहा है। बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, नई ड्रग फैक्ट्रीज लगाते हैं, नए सोफिस्टिकेटेड आर्म्ड व्हीकल्स खरीदते हैं, नए हथियार खरीदते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं। और आज के दिन में उनका ड्रग का सामान दुनिया के 50 देशों में जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेडिंग करते हैं। और शायद इसीलिए यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एल मायो के ऊपर $15 मिलियन का रिवार्ड रखा हुआ था, और इस गोम्स के ऊपर जूनियर एल चैपो के ऊपर $5 मिलियन का रिवार्ड था, $। बहुत बड़ी रकम होती है। अब इतने सालों में उसने कभी भी एल मायो को एहसास नहीं होने दिया कि वो उसका पार्टनर नहीं है या खास आदमी नहीं, बल्कि उसने आगे बढ़कर ओल्ड मैन का हाथ बटाया। पहले एक जहाज था, उसने 3-4 और खरीदे। उसके बाद एक एक करके जो जहाज़ों के पायलट थे उनको बदला, कुछ नए लोग रखे और खुद जहाज़ चलाना सीखा। एक जहाज़ खास तौर पे अपने लिए और अपने पार्टनर एल मायो के लिए रखा, जो बीचक्राफ्ट कंपनी का है, किंग एयरक्राफ्ट जो है, वो अपने लिए रखा। और बहुत बार उसको लेके जाता था और जहाज़ में बैठा के, जिसको खुद चलाता था। कभी साउथ में जाना, ईस्ट में, वेस्ट में, देखने के लिए कि अपनी खेती बाड़ी कैसे चल रही है, कैसे लोगों को मिलना गिलना करना, अपना जहाज़ लेके जाना, क्योंकि दूसरे के व्हीकल में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं होता। पायलट आप बाहर का रख लो, वो कभी बिक जाएगा, कब क्रैश कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। और इसी बात से एल मायो को कोई शक नहीं हुआ कि ये लड़का गोम्स
अगर मुझे मारना भी चाहेगा तो खुद भी मरेगा, और कोई आदमी मरना नहीं चाहता। इसलिए उसको ये शक नहीं हुआ कि ये कभी मेरे साथ कोई धोखा कर सकता है, हमेशा तो मेरे साथ होगा। मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये भी पकड़ा जाएगा, मैं मरूंगा तो ये भी मरेगा। तो ये एक एहसास उसके अंदर आ गया कि ये आदमी की नीयत खराब नहीं, लेकिन मन के अंदर झांकना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। अब पैसा इतना है तो ये ओल्ड मैन अलमायो वो तो बहुत पर्दे के पीछे रह के काम करने वाला आदमी। वो कहीं पब्लिक मीटिंग्स में जाना, पार्टीज करना, या इस किस्म की सेलिब्रेशन में जाना, मैक्सिकन डे परेड में जाना, वो ऐसे काम नहीं करता। वो अपने हाई आउट पे और अपना बिजनेस संभालता था, लोगों की नज़रों से दूर रहता था। इसलिए भी उसको भरोसा था कि मुझ तक पहुंचना एजेंसीज के लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ गोम्स जूनियर एल चैपो, वो बहुत आउट गोइंग था, फ्लैशी था, उसको अपनी दौलत दिखाने का शौक था। वो शायद जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा ताकि लोगों को कभी उसके ऊपर शक ना हो कि जो डर के बैठा है, जो को प्लानिंग कर रहा। वो सरकारी दफ्तरों में भी चला जाता था अपनी बख्तर गाड़ियाँ लेके, बॉडी गार्ड लेके, सब लेके, लेकिन ओल्ड मैन के खिलाफ था बिल्कुल तौर तरीका, जिंदगी जीने का ढंग दोनों का अलग अलग। और आखिर अब जो खबरें निकल के आ रही हैं कि पिछले 5 साल से 2017 में इसका बाप अरेस्ट होता है, 2019 से 24 तक 5 साल FBI के सीक्रेट एजेंट इस आदमी को कल्टीवेट कर रहे थे। एजेंट ये नहीं होता कि सरकारी अफसर है, पुलिस ऑफिसर है, नहीं। उनके आगे जो बंदे रखे होते हैं वो मिलते गिलते हैं, आगे स्नेहा देना करना, मैसेज देना। इनके मैसेज पहुंचाने का तरीका भी बहुत अजीब है। ये कोई मोबाइल फ़ोन का या वायरलेस का, वॉकी टॉकीज़ का, लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। इनका हर मैसेज इंडिविजुअली पहुंचाया जाता, वो भी बोल के नहीं, लिख के। और वो लिखी हुई जो वार्ता होती है वो कोड वर्ड में होती है। जो एक आदमी एक चिट्ठी किसी दूसरे को दे के जाता है, उनको अगर पढ़ भी लें तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या। इस तरह बड़ी लंबी चेन के बाद वो चिट्ठी कुछ घंटों के बाद, कई बार तो वह जैसे भी होता है कि दिन भी लग जाता, वो बॉस तक पहुंचती। उसके बाद उसी तरीके से वापस मैसेज आता। अब उनमें से अगर आपने एक आदमी भी पकड़ लिया, उसको ये नहीं पता होता कि उसने चिट्ठी आगे किसको दी है, क्योंकि वो तो एक जगह पे वो चिट्ठी छोड़ के चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरा आदमी आएगा, वो चिट्ठी उठाएगा, फिर आगे जाके छोड़ देगा। फिर तीसरा आदमी आएगा, वो चिट्ठी उठाएगा, आगे ले। इस तरह चेन चलती है लंबी चौड़ी। कहीं को गाड़ी खड़ी है उसमें मिलेगी, कहीं किसी पोस्ट ऑफिस के बाहर लेटर बॉक्स के ऊपर चिट्ठी पड़ी होगी। इस किस्म के उन्होंने अड्डे बनाए होते। तो ये इनका तरीका। इसलिए आम लोगों का कंटैक्ट डायरेक्ट कार्टेल के बॉसेस के साथ नहीं होता, बहुत गिने चुने लोगों का होता। और अलमायो की, रंबाडा की तो शक्ल भी बहुत से लोगों ने नहीं देखी। जो पहली तस्वीर उसकी अमेरिका ने जारी की थी, वो एक स्क्रीन शॉट था कहीं का, ब्लैक एंड वाइट। आप अंदाज़ा लगाइए, आज के दिन में जहाँ मोबाइल फ़ोन कलर ये वो सब कुछ आ गया, उस आदमी की तस्वीर ब्लैक एंड वाइट की सामने। जैसे दाऊद इब्राहिम की तस्वीर कभी सामने नहीं आई 93 के बाद, उसके पहले भी बहुत कम। तो हर बॉस जो है वो अपनी आइडेंटिटी बचा के रखता, अपनी शक्ल लोगों को नहीं दिखाता है। तो ये 5 साल की मेहनत जो अमेरिकन एजेंट की थी वो आकर आज रंग लाई।
इस गोम जूनियर एल चैपो अपने अंकल अल्मायो कहता है कि चलो थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, नई फैक्ट्री चालू की है, देख के आते हैं साउथ की तरफ। साउथ में नहीं, डायरेक्शन साउथ की, इलाका इनका अपना। कई बार इस किस्म के ट्रिप लगा चुके थे इतने इतने सालों में। तो एल्मायो बैठ जाता है जहाज़ में, लेकिन उसको ये पता नहीं कि जहाज़ उड़ने के बाद साउथ की डायरेक्शन में नहीं बल्कि नॉर्थ की डायरेक्शन में उड़ रहा। और कुछ समय उड़ने के बाद एक जगह लैंड करता, और वो जगह मैक्सिको नहीं, अमेरिका के टेक्सास शहर का एक छोटा सा एयरपोर्ट एल पासो होता है। एल चैपो, एल मायो, आगे एयरपोर्ट का नाम भी एल पैसो। अब वहाँ पर जैसे ये जहाज़ से उतरते हैं तो सामने FBI के एजेंट खड़े होते हैं और दोनों को हथकड़ी लगा दी जाती है। अब बड़े हैरान होंगे कि ये जहाज़ मैक्सिको से अमेरिका की बाउंड्री, उनकी एयर स्पेस क्रॉस करके अमेरिका कैसे पहुँच गया। इसका मतलब पहले की मिली भुगती, नहीं तो कोई भी जहाज़ अमेरिका की हवा में बिना इजाज़त के एंटर नहीं कर सकता। विदिन सेकंड्स उनकी जहाँ तो एंटी एयरक्राफ्ट गन चालू हो जाती है, मिसाइल उड़ जाती हैं, या उनके फाइटर प्लेन आपका रास्ता रोक लेते हैं, स्कॉट करके आपको लैंड करा लेते। लेकिन अब इस किस्म का कुछ नहीं हुआ। जहाज़ अमेरिका में बड़े आराम से चला जाता है, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। पायलट को कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल वार्निंग नहीं देता कि आप अमेरिका की हद में आ रहे हो, खबरदार वापस चले जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जहाज़ अमेरिकन रडार पे ना आया और उस एरिया के ATC को इस जहाज़ के आने की खबर ना हो। तो कहीं ना कहीं से ये शक पक्का होता है कि जूनियर जो गोम्स है उसने ही अपने बाप का अरेस्ट का बदला लेने के लिए, अपनी माँ की अरेस्ट का बदला लेने के लिए, अपने भाई की अरेस्ट का बदला लेने के लिए अपने ही पार्टनर को अमेरिकन पुलिस के अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिए। और कहा यह जाता है कि बहुत बड़ी एक डील हुई है, जिसको अमेरिका के लीगल सिस्टम में प्ली बार्गेन कहते हैं। आप अपना गुनाह स्वीकार कर लो, अपने साथियों को हवाले कर दो, पूरी इन्फॉर्मेशन सरकार को दे दो, तो आपकी जान बख्शी जा सकती है, थोड़ी बहुत सजा दे के। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि ये केस किस करवट बैठता है। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं। बैक होम मैक्सिको में अब ये दोनों धड़ों में एक ज़बरदस्त लड़ाई होने की आशंका जताई जा रही है। ये भी हो सकता है कि इसको मैक्सिको की हद में उड़ते हुए जहाज़ को अमेरिका के फाइटर इसको ज़बरदस्ती अपने इलाके में ले गए हों, या उनके हेलीकॉप्टर। ये भी हो सकता है। पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये अल चैपो के बेटे का कारनामा है। अभी बहुत सी इंटरनल अंदर की बातें बाहर आनी बाकी। चुपके से जहाज़ आपको उनके फाइटर प्लेन आए, उड़े और ले गए। मैक्सिको सरकार के साथ तो उनकी बनती, वो उनके जहाज़ों को रोकती नहीं। अमेरिका वाले तो कई बार हमारे मैक्सिको में घुस के भी ऑपरेशन करके आ जाते हैं। आने वाले दिनों में इस केस का बहुत कुछ आगे होगा। अगर एल मायो ग्रुप के लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो एक खूनी जंग फिर दोनों ग्रुप्स में शुरू हो जाएगी, जो 2012 में भी हुई थी, उसके पहले 2009 में भी हुई थी।
अब कैसे कैसे केस डेवलप होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और हम आपके साथ इस केस को जोड़े रखेंगे। जैसे ही नई कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।